ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला पाठ है। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। कांग्रेस को अलग राह पर ले जाते राहुल गांधी का रवैया ऐसा है जैसे उन्हें नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति की बात हो रही है। और मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि न्यूज़पेपर में अधिकतर जो खबरें रहती हैं ना, वो बिल्कुल आपके काम की नहीं रहती हैं। बहुत कम खबरें रहती हैं जो आपके काम की रहती हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह भी रहा हूं, हर जगह कह रहा हूं कि आज के समय में स्टूडेंट के पास एक सही दिशा का होना जरूरी है। ये तो सबको मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे जरूरी बात है तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है आपको। तो इसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं एक पुराना राजनीतिक दल है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। देखना हो तो देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। माइक मंच और सितंबर का महीना, फिर आ गया सितंबर जब हिंदी और हिंदी लेखकों की चर्चा होती है। जय हो सितंबर माह, जय हो हिंदी पखवाड़ा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, तो इसे भी आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात, ये आप देख लीजिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने आंकड़े दिए हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन्हें का वहां उपयोग कर सकते हैं फैक्ट का। 2023-24 में कितना था? 0.36 लाख करोड़ का। और जो 2009-10 में 0.85 हो जाता है, 2013-14 में 2.69 हो जाता है, 2021-22 में 3.91 हो जाता है, 2022-23 में ये 4.41 लाख करोड़ हो जाता है। इस संसार का सत्य। तो भारतीय परंपरा में हमारे प्राज्ञों ने अपने ज्ञान और भाषा कौशल से इस जगत का जो विश्लेषण किया वह है गच्छतीति जगत, अर्थात जो निरंतर गमनशील है और कभी भी एक क्षण के लिए रुकता नहीं है, वह जगत है। जब से चला है अभी तक चल रहा है और यह कब तक चलेगा इसका किसी को पता नहीं है, और इसलिए यह जगत है। और इसके बाद जब यह जिज्ञासा की गई, यहाँ का चलने वाला प्राणी कहाँ से चला है, क्या लेकर चला है और कहाँ जाएगा, तो इसका भी निश्चयात्मक उत्तर आज तक कोई दे नहीं सका। और इसी के साथ कोई भी यह नहीं बता सका कि इसके साथ दूसरा और कोई था या नहीं। और शास्त्रों ने जब बहुत अधिक विचार मंथन किया तो यह कहा गया कि कोई एक सच्चित्त ब्रह्मा है और सभी जीव जिसके अंश हैं और उसी के अंश से इस जगत में आते हैं। और इसके साथ ना तो कोई होता है और ना ही ये साथ में कुछ लाते हैं तथा ना ही अपने साथ कुछ ले जाते हैं। और आप देखते हैं कि और यह तो प्रत्यक्ष ही है कि सभी प्राणी नगन होकर आते हैं और नगन होकर ही जाते हैं। इस जगत की जैसी स्थिति है उसके अनुसार एक दूसरी परिभाषा भी दी गई है, वह है जागृति जगत। इसका अभिप्राय यह होता है कि जो निरंतर जागता रहता है उसे जगत कहते हैं। और यहाँ पर भी हम यह तो इस प्रत्यक्ष देखते ही हैं कि इस धरती का जीव मात्र समयानुरूप जागता ही है, किंतु जागते हुए भी वह इस संसार के सत्य को यथार्थ रूप से नहीं देख पाता है। इसलिए वह अपने शरीर, अपने परिवारजनों, मित्रों को भी अपना मानने लगता है और अपने साथ तो उनके संबंध को अपना कर मानकर मोहाविष्टि हो जाता है और फलता दुखी रहता है और नित्य स्वरूप आत्मा को देखना भूल जाता है। यही कारण है कि हमारे विज्ञ निरंतर चलते हुए और जागते हुए भी संसार में व्याप्त परम सत्य का अनुभव करके मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर चलने का निर्देश करते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और देखिए, एक तो आप लोग भी जानते हैं कि आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो स्वार्थी इंसान हो चुके हैं। पर्यावरण को, पृथ्वी को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो इंसान पहुंचा रहा है। उसे लगता है कि एक घर में उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, फिर जंगल साफ करेगा, 2 घर बनवा लेगा, 4 घर बनवा लेगा। आप समझिए, वो ऐसे इकट्ठा करता है, ऐसे समेटता है जैसे लगता है कि वो अमर हो चुका है और अंत समय में कुछ समझ में ही नहीं आता है। सोच लीजिए, अवैध धार्मिक स्थल, ये हिमाचल प्रदेश में आप देखिए जो चल रहा है मस्जिद को लेकर, उसी की बात हो रही है। ये शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है।
हिमाचल प्रदेश जिस तरह की एक के बाद एक अवैध तरीके से अथवा अतिक्रमण करके बनाई गई मस्जिदों के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि जब भी ये अवैध निर्माण हो रहे थे तब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और इसका पता इससे भी चलता है कि शिमला के बाद मंडी, बिलासपुर समेत कई अन्य जिलों में भी अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण के मामले सामने आ गए हैं। शिमला में जिस मस्जिद को अवैध तरीके से वना कहा जा रहा है और जिसके खिलाफ धरना प्रदर्शन का सिलसिला कायम हुआ है, उसे लेकर नगर निगम यह बता सकने की स्थिति में नहीं है कि वस्तुत स्थिति क्या है। इस मस्जिद का मामला 14 वर्षों से लंबित बताया जा रहा है और यह लापरवाही की हद ही है। शिमला में मस्जिद कमेटी ने मामला शांत करने के लिए यह लिखकर तो दे दिया कि मस्जिद की 5 में से 3 अवैध मंजिलों की को वह खुद गिराने को तैयार है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पहली 2 मंजिलें वैध हैं? जब राजधानी शिमला में यह हाल है तो दूर दराज की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। और निस्संदेह बात केवल अवैध तरीके से बनी मस्जिदों की ही नहीं है। कहीं पर आप देखते हैं कि कहीं पर कोई भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से निर्मित नहीं होना चाहिए, वह चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो अथवा अन्य कोई धार्मिक स्थल हो। यह विडंबना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ना तो अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों के निर्माण का सिलसिला थम रहा है और ना ही अतिक्रमण करने वाले बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। परिणाम यह है कि अपने देश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण थम नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश मामला केवल मस्जिदों के अवैध तरीके से निर्माण का ही नहीं है, डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकीय बदलाव में भी है। वास्तव में इसी बदलाव के कारण अवैध तरीके से बनी मस्जिदों पर लोगों की निगाहें गई। डेमोग्राफी में बदलाव की बात खुद राज्य सरकार के मंत्री ने स्वीकारी है। निस्संदेह समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों का डेमोग्राफी में कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है, लेकिन समस्या तब होती है जब उसमें असंतुलन कायम होता हुआ दिखता है। यह देखना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि डेमोग्राफी में असामान्य अस्वाभाविक बदलाव ना हो और सामाजिक असंतुलन का कारण न बनने पाए। डेमोग्राफी में असामान्य बदलाव का मुद्दा केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड अन्य अनेक राज्यों अथवा उनके कुछ इलाकों में भी उठ रहा है। चिंता की बात यह है कि कई स्थानों और विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में बदलाव का कारण घुसपैठ बन रही है और यह किसी से छिपा नहीं है कि देश के अनेक इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं अवैध तरीके से भारतीय नागरिक के तौर पर बस रहे हैं। और आपको मालूम है कि अशांति फैली हुई बांग्लादेश में, तो और भी लोग आ रहे हैं। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। दूर की जाए भ्रांतियां, बिहार की सरकार भूमि सर्वेक्षण करा रही है, इसके लिए अभियान चल रहा है। सरकार की सदिच्छा और अभियान की आवश्यकता पर कोई प्रश्न नहीं है। यह प्रमाणित तथ्य है कि भूमि विवाद अपराध का बड़ा कारण है। आजकल आप देखिए मेड को लेकर, छोटी छोटी जगहों के लेकर किस तरह से लड़ाई होती है। यह प्रमाणित तथ्य है कि भूमि विवाद अपराध का बड़ा कारण है। आंकड़े बताते हैं कि अपराध की 60% से अधिक घटनाएं इसके कारण होती हैं। अपने आसपास देख लीजिए। इसके अलावा विभिन्न अदालतों में भी भूमि विवाद से जुड़े ढेर सारे मामले लंबित हैं और यह ऐसा विवाद बन चुका है जिसमें संबंधों की कोई प्रतिष्ठा नहीं रखी जाती है। सगे भाइयों के बीच भी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हो जाता है। भूमि सर्वेक्षण का लक्ष्य यह है कि राज्य के कुल रकबा का रिकॉर्ड बन जाए ताकि भूमि पर स्वामित्व को लेकर छोटा या बड़ा विवाद ना हो। किन भूधारियों के एक हिस्से में सर्वेक्षण को लेकर बेचैनी है, कारण कुछ भी हो, सच यह भी है कि सर्वेक्षण को लेकर सुनियोजित तरीके से कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और इसके तहत प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार ऐसी सभी जमीन छीन लेगी जिस पर किसी का पक्का दावा प्रमाणित नहीं होगा। सरकार बार बार दोहरा रही है कि उसका इरादा किसी को उसके वैध कब्जे वाली पुश्तैनी, केवाला और पर्चा या फिर अन्य कागजात के आधार पर हासिल जमीन से बेदखल करने का नहीं है। जमीन पर दावा के लिए कई विकल्प दिए गए हैं और फिर भी सभी लोग भूमि सर्वेक्षण से भविष्य में होने वाले लाभ से परिचित नहीं है। यह समय है कि सरकार अपना पक्ष आम आदमी को बताए, उन्हें यह भी बताए कि कुछ शक्तियां क्यों इस ऐतिहासिक राज्य के लिए आवश्यक अभियान का विरोध कर रही हैं। पृथ्वी के आंतरिक कोर का रहस्य ये देख लीजिए। तो हमारे पैरों के नीचे लगभग 2890 किलोमीटर की दूरी पर तरल धातु की एक विशाल गेंद है। यह हमारे ग्रह का आंतरिक कोर सबसे भीतरी भाग है। विज्ञानी पिछले काफी समय से इस आंतरिक भाग के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का उपयोग कोर के आकार और संरचना को देखने के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि भूमध्य रेखा के चारों ओर कोर का डोनट मोटे छल्ले जैसी पेस्ट्री के आकार का क्षेत्र है जो कुछ 100 किलोमीटर मोटा है, जहां भूकंपीय तरंगों कोर के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 2% धीमी गति से यात्रा करती हैं। विज्ञानियों को लगता है कि इस क्षेत्र में सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के
अधिक हल्के तत्व हैं। ये तत्व कोर के माध्यम से बहने वाली तरल धातु की विशाल धाराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आप देखते हैं कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के अधिकांश अध्ययन बड़े प्रारंभिक तरंगों को देखते हैं, जो भूकंप के बाद एक घंटे या उसके अधिक समय में दुनिया भर में यात्रा करती है। और पिछले अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला था कि बाहरी कोर की छत की चारों ओर हर जगह तरंगें अधिक धीमी गति से चलती हैं। शोधकर्ताओं ने ताजा अध्ययन में दिखाया कि कम वेग वाला केवल क्षेत्र केवल भूमध्य रेखा के पास है, और पृथ्वी के बाहरी कोर का अर्ध व्यास करीब 3480 किलोमीटर है, और इसमें मुख्यतः लोहा और निकल होता है। इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन जैसी हल्के तत्वों के कुछ अंश भी होते हैं। बाहरी कोर का निचला हिस्सा ऊपर से ज्यादा गर्म होता है, और तापमान के अंतर के कारण तरल धातु उबलते पानी की तरह हिलता है। और अगर आप देखें कि बाहरी कोर में हर जगह एक ही सामग्री भरी हुई है, तो भूकंपीय तरंगों को भी हर जगह समान गति से यात्रा करनी चाहिए। तो ये तरंगें डोनट के आकार वाले क्षेत्र में धीमी क्यों हो जाती हैं? वैज्ञानिकों को लगता है कि इस क्षेत्र में हल्के तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण तरंगें धीमी हो जाती हैं। बाहरी कोर में एक और ग्रह स्तरीय प्रक्रिया भी काम कर रही है। पृथ्वी का घूर्णन व छोटा ठोस आंतरिक कोर बाहरी कोर के तरल को उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाली लंबी भंवरों में व्यवस्थित करता है, और इन भंवरों में आप देखिए तरल धातु की अशांत गति जियो डायनेमो बनाती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह को विकिरण से बचाता है, जिससे सतह पर जीवन संभव होता है। बाहरी कोर की बनावट का विस्तृत दृश्य हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद भी करेगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये भी टिप्पणियां हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। ये आजकल आप देखते हैं कि क्या है, संडे है आज, इसलिए कम ही काम के आर्टिकल मिलते हैं। संस्कृति मंत्रालय के निर्णय पर प्रश्न। संस्कृति मंत्रालय से संबंधित कई स्वायत्त संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संदर्भ में एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में अनेक प्रकार की विसंगतियां देखने में आई हैं। संस्कृति के प्रति मंत्रालय की यह गंभीरता के स्तर को भी दर्शाता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति व विरासत के प्रति गंभीर रहते हैं, और परंतु अधिकारियों के असंगत निर्णयों से उनके विजन को जमीन पर उतारने में कठिनाइयां आती हैं। और हालिया गाइडलाइन के बाद प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या संस्कृति मंत्री को इस निर्णय की जानकारी दी गई थी? चलिए छोड़िए, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ना हो तो, कि इस मंत्रालय के अंतर्गत कई श्रेणियों की संस्थाओं का वर्गीकरण है। कुछ संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय अभिलेखागार, पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय से संबंधित, इसी तरह कोलकाता के केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और राष्ट्रीय संग्रहालय आदि संग्रहालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। और इसमें आप और वेबसाइट पर एक मजेदार बात पता चली है कि साहित्य अकादमी का नाम साहित्य कला अकादमी है। यह गड़बड़ी हिंदी भाषा में है, अंग्रेजी में सही नाम है। यह भूल हो सकती है, लेकिन मंत्रालय की वेबसाइट पर इस तरह की गलतियां लापरवाही को दर्शाती हैं। और आप देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी, ये आप देखिए इसके चेयरमैन और अध्यक्ष पद मानद हैं। इतना ही नहीं, इन सब को गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत नियमों के पालन करने की सलाह भी दी गई है इसमें। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। एक किताबें रहती हैं, देखिए, ठीक है, तो इन्हें भी देख सकते हैं, देखना है तो। मैंने कहा ना आपसे संडे है, और इसलिए आप देखिए जनसत्ता में तो बिल्कुल ही काम के आर्टिकल जनसत्ता में नहीं रहते हैं, तंज कसे जाते हैं एक तरह से। दैनिक भास्कर में भी आप लोगों को कम ही देखने को मिलता है, संडे को कम ही आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइए। और आज रात 9 बजे लाइव आएंगे हम, तो जरूर अपने सवाल सुझाव जरूर आप लोग रखिएगा। धन्यवाद।